हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं खजाना सीरीज़। और खजाना सीरीज़ की पहली कॉमिक आती है शाकुरा का चक्रव्यूह। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार सीरीज़ नागराज की, जिसमें नागराज जानेगा अपने जन्म के बारे में। ये देख सकते हैं कवर पर शाकुरा का चक्रव्यूह नागराज। इस विशेषांक के साथ एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। शाकुरा का चक्रव्यूह। शाकुरा से हम कयामत कॉमिक्स में मिल चुके हैं। आपने नहीं पढ़ी है तो नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और साथ में जैसे हमने सुपर कमांडो ध्रुव की खूनी खानदान सीरीज़ को स्टार्ट किया है, वैसे यहाँ नागराज की भी, जिसमें उसके अपने जन्म के उसे अपने परिवार के बारे में पता लगेगा। यहाँ नागराज को भी अपने परिवार के बारे में पता लगेगा। खूनी खानदान कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो ध्रुव की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं शानदार शाकुरा का चक्रव्यूह। विश्व रक्षक नागराज की कॉमिक। चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। ओहो नहीं 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 नहीं। चीख मारकर एक झटके से उठ खड़े हुए नागराज के चेहरे पर मौजूद था पसीने का तूफान और मस्तिष्क में मौजूद हलचल। फिर वही सपना जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। उफ, आखिर कौन है वो स्त्री जो अत्याचार के डर से भागती फिर रही है? कौन है उस पर अत्याचार करने वाले? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस स्त्री को जानता हूँ, जबकि मैंने इसको अपनी याददाश्त में कभी भी नहीं देखा। वे सिर्फ यही नहीं, मुझे वे मंदिरों वाले सारे दृश्य भी जाने पहचाने लगते हैं, और इन मंदिरों को भी मैंने आज तक नहीं देखा। एक ही बात सोचती है, ये सारे दृश्य मुझे किसी भूली हुई घटना की याद दिला रहे हैं, और मेरा इन सबसे कोई ना कोई संबंध है। लेकिन क्या है ये संबंध, ये जानने के लिए मुझे जानना होगा, वरना यह सपना पिछले कई दिनों की भांति आगे ही परेशान किए रहेगा। और इस सपने को जानने के लिए मुझे इस दीप नाग पीड़ितों के से पूछना होगा। नाग, यह काम कल सुबह ही हो सकता है। आधी रात को किसी को परेशान करना उचित नहीं। नागराज का सोचा पूरा ना हो सका, क्योंकि अगले ही दिन सुबह एक विस्फोटक सूचना लेकर आई। गजब हो गया नाग सम्राट, गजब हो गया। क्या हुआ? शूलकट लंगारा जाति के सभी सर्प एक विशाल सेना के साथ उस द्वीप के रण क्षेत्र में उपस्थित हैं और हमें युद्ध के लिए लगा रहे हैं। हमारे योद्धा भी रण क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आदेश कीजिए, हम क्या करें? आदेश देने के स्थान पर नागराज रण क्षेत्र की तरफ भाग खड़ा हुआ। आओ मेरे साथ। ये लंगारा जाति के सर्प आखिर चाहते क्या हैं? रण क्षेत्र पहुंचकर नागराज को अपने सवालों का जवाब मिल गया। विसर्पी की शादी तुमसे नहीं हो सकती नागराज। अगर तुमने हमारी मांग स्वीकार नहीं की है तो भीषण युद्ध की तैयारी कर लो। नागराज से कुछ बोलने से पहले ही नागार्जुन बोल बैठा था। युद्ध किसे डरा रहा है? युद्ध से किसे डरा रहा है लंगारा, दुष्ट लंगारा? हमें तो सिर्फ नाग सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा है। फिर देखना कैसे तुम्हारे और दुस्साथियों की लाशें गिरती है। कौन किसकी लाश गिराएगा ये तो समय ही बताएगा। नागार्जुन, अपना निर्णय सुनाओ नागराज। हमारे हाथों में थमे अस्त्र लहू से होली खेलने को तरस रहे हैं। लंगारा जाति के सर्प अत्यंत घातक युद्धक हैं। युद्ध के हर दाव पेच में पूरी तरह निपुण। बाकी जाति के सर्प शायद ही इनका मुकाबला कर सकें। और ऐसा हो भी जाए तो क्या इस द्वीप की ज़मीन तो खून से ही रंगेगी? प्रेम भाव से रहने वाले सभी जातों के सर्पों के द्वेष भाव तो बढ़ेगा ही। और ये सब मेरी वजह से होगा। उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वैसे मुझे इस विषय में विसर्पी और पुजारी बाबा से बात करनी होगी, तभी मैं कोई निर्णय ले सकता हूँ। काफ़ी सोच विचार करके नागराज बोला, मुझे एक दिन सोचने का समय दो मित्रों। मैं कल सुबह तुम्हें अपना निर्णय सुनाऊंगा। ठीक है नागराज, हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ तो इस द्वीप पर सर्प मानवों की खून की नदियाँ बहती नजर आएंगी। इतना कहकर लंगारा अपनी जाति के सर्पों के साथ वहाँ से चला गया। बाद में, ये आप क्या कह रहे हैं नागश्रेष्ठ? इस खुरैंची टकराव को टालने का अब तो एकमात्र विषय है पुजारी बाबा कि फिलहाल मेरी विसर्पी की शादी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। समझने का प्रयास करो विसर्पी। हमारे इस संबंध से नागद्वीप पर भीषण आंतरिक युद्ध हो सकते हैं। कई नावों की जाने जा सकती हैं। हम अपने संबंध बनाने की खुशी की खातिर अनगिनत प्राणों की बलि नहीं दे सकते। अभी भाग्य को हमारा विवाह मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन भाग्य हमारे साथ अवश्य देगा। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे विसर्पी।
नागराज के तर्कों से विसर्पी और पुजारी बाबू को सहमत होना ही पड़ा। और अगले दिन नागराज का निर्णय सुन लंगारा जाति का हर नाग झूम उठा। हम जीत गए। हमारे पक्ष में अपना निर्णय देकर भीषण रक्तपात होने से बचा लिया नाग सम्राट। अब हमारी एक छोटी शर्त और है। अब एक और शर्त। हाँ, तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि या तो तुम यहाँ रहो या फिर भारी दुनिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी उस उड़ती चिड़िया से यहाँ आना और यहाँ से जाना द्वीप के सुरक्षा के हित में नहीं है। तुम्हारे कई कारण, कई भारी शक्तियाँ उस द्वीप को रहस्य का पता चल सकता है और वह शक्ति इस द्वीप पर आक्रमण करके सब कुछ तहस नहस कर सकती है। द्वीप का हित छाने वालों को भी लंगारा की बात उचित लगी। अंगारा ठीक कह रहा है नागश्रेष्ठ, आपको यह अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना ही होगा। नागराज अजीब पशोपेश में फंस गया। वैसे तो यहाँ आते वक्त समय काफ़ी सावधानी बरतता हूँ, लेकिन फिर भी लंगारा जाति की बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आजकल राडार पद्धति काफ़ी विकसित हो गई है। अगर चाहे सावधानी, कोई मेरी लाख सावधानी के बावजूद भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच सकता है। लेकिन इस समस्या का हल समझ में नहीं आ रहा। कैसे छोड़ दूँ उस भारी दुनिया को जिसमें मौजूद हज़ारों लोगों अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का मैंने बीड़ा उठाया है? और कैसे त्याग दूँ उस नागमणि द्वीप को जिसका मैं राजा हूँ? और राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। कर्तव्य और धर्म की लड़ाई में आखिर जीत हुई धर्म की। खड़े होकर नागराज ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं घोषणा करता हूँ, अब सदैव इसी द्वीप पर रहकर आपकी सेवा में रत रहूँगा। नागराज के इस निर्णय की जय जयकार करके उठा द्वीप का एक एक नागमानव। नाग सम्राट नागराज की जय। सम्राट की उड़ने वाली यांत्रिक चिड़िया को नष्ट कर दिया जाए। अब सम्राट को इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। तोड़ा जाने लगा नागराज का हेलीकॉप्टर। तभी एक नागमानव की गलती से ऑन हो गया हेलीकॉप्टर का रेडियो और यह संदेश प्रसारित होने लगा। नागराज जहाँ भी हो, इस सूचना को कृपया तुरंत मुंबई पहुँचे, उसके कारण हजारों की जानें खतरे में हैं। नागराज जहाँ भी हो, इस सूचना को सुनकर मुंबई पहुँचे, उसके कारण हजारों जानें खतरे में हैं। अब नागराज चुप न रह सका। हजारों इंसानों की जानें खतरे में, विसर्पी मुझे जाना होगा। नहीं नागराज, तुम यहाँ रहने का वचन दे चुके हो। मैं नहीं गया तो हजारों जिंदगियों का क्या होगा? अचानक नागराज का तेरा दृढ़ होता चला गया। मैं यहाँ का राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है। लेकिन प्रजा की रक्षा दूसरे तरीके से भी की जा सकती है। हाँ, मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि सैकड़ों मासूम जिंदगियों की मृत्यु का इल्ज़ाम अपने से लेकर नहीं मर जी सकता। अगले ही पल, ठहरो, इसे तोड़ना बंद करो। नागराज उस घोषणा को सभी सत्य में हालत पहुँचा दिया। मैं नागराज अपनी इच्छा से इस द्वीप के सम्राट के पद को छोड़ता हूँ और इसी के साथ मैं सदा के लिए इस द्वीप से चले जाने की घोषणा करता हूँ। नहीं नागराज, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो नागराज। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है विसर्पी, क्योंकि इस द्वीप के निवासी कई चमत्कारी शक्तियों के धारक हैं। मैं अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हूँ, जबकि भारी दुनिया के में ऐसे अनगिनत प्राणी हैं जो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते, और उन पर अत्याचार करने वाले क्रूर और शक्तिशाली प्राणी भी वहाँ पर कई हैं। उन क्रूर प्राणियों से मुकाबला करने के लिए भारी दुनिया वालों को मेरी सख्त ज़रूरत है। नागराज के फैसले का कुछ और ही मतलब निकाला नागमानवों ने। आपने हमारा सम्राट होने का और हमें छोड़कर निर्णय का अच्छा नहीं किया, इसलिए जाते जाते एक निर्णय आप हमारा सुन भी जाए, हमारा भी सुन जाइए। आज के बाद आप हमारे लिए अजनबी हैं। आपने फिर कभी इस द्वीप में प्रवेश करने की प्रयत्न किया तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उफ, ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे हर हाल में हंस जाना होगा, और तभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकता। नागराज, नागानंद, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? हाँ नागराज, क्योंकि मैं इसी द्वीप में अपने भाई बंधुओं के साथ रहना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो नागराज। उफ, नागराज को ना रोकना था, सो ना रोका। अलविदा विसर्पी, अलविदा प्यारे द्वीपवासियों। तुम सदा के लिए दूर ज़रूर हो रहा हूँ, लेकिन मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ कि तुम्हारी खोज खबर भी ना रखूँ। तभी मैंने जानबूझकर अपने सेवक नागानंद को द्वीप पर रहने का गुप्त आदेश दिया है, ताकि वे समय समय पर मेरे पास द्वीप के अच्छे बुरे की सूचना पहुँचाता रहे। और एक बार फिर रेडियो फ्लैश और इस सूचना ने नागराज का ध्यान खींच लिया। हजारों की जान खतरे में है नागराज, तुरंत बम्बई पहुँचो। कौन है वो जिसने हजारों जानों को सिर्फ मेरे लिए संकट में डाल रखा है? और कैसे? संकट अद्भुत संकट था जिसमें फंसी थी हजारों जानें। समुद्र बिल्कुल शांत है और इस शहर के आसपास कोई नदी भी नहीं है। फिर ये पानी का बाढ़ डूब लेकर एकाएक यहाँ कैसे आ गई? ओनिडा ध्यान सेंटर। मुझे लोगों को इस बाढ़ से बचाना होगा। नागराज तुरंत ही अपनी नागर सेना के साथ लोगों को बचाने में जुट गया। क्या ये वही संकट है जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है?
जल्दी एक प्रत्यक्षदर्शी ने नागराज को पता चली आश्चर्य में बा अपन उस समय सिरिल रिलिल साबुन के उस होर्डिंग के पास खड़ा था। अचानक न जाने क्या हुआ कि होर्डिंग का झंडा सचमुच का झंडा बन गया। लिटिल सोप। दोस्तों आप जान नहीं सकते, ये ऐड एक्चुअल में जो आया था साकुरा का चक्रव्यूह, उसमें ये हेड बोर्डिंग वाले ऐड आए थे जिसमें था ओनिडा लिटिल सोप। तो इस कॉमिक ने ऐड ने हमें बड़ा आकर्षित किया था जब इस कॉमिक्स का ऐड आया था जिसमें ओनिडा से भी एक शैतान निकलता है। तो दोस्तों इसी ऐड की वजह से साकुरा का चक्रव्यूह बहुत आकर्षित लगी थी कॉमिक्स में। और उसके झरना बन गया और उसके सवालों का जवाब होटल ओबराय की डीलक्स की छत पर मौजूद था। कमाल है, होर्डिंग का झरना एक जीवित हो गया, ये कैसे सोचता है? ये तो किसी कोई परी कथा है, लेकिन ये हुआ कैसे? और अचानक ये बाढ़ कहाँ से आ गई? आश्चर्य में डूबा नागराज नहीं जानता था कि उसके सवालों का जवाब होटल ओबराय डीलक्स की छत पर मौजूद था। तुझे बुलाने का मेरा मकसद पूरा हो गया नागराज। अब मुझे यह पानी का खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुझसे मौत का खेल खेलूँगा। अगले क्षण नागराज के साथ वह शख्स चौंक पड़ा। अरे, बाढ़ का सारा पानी तेजी से उस होर्डिंग में समाता जा रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ ही क्षण पहले जहाँ पानी का बाढ़ रूप धारण किया था वहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं था। घोर आश्चर्यजनक घटना, बिल्कुल जैसे मैं कोई सपने देख रहा हूँ। अरे यह क्या? नागराज बुरी तरह चौंका। उसके चौंकने का कारण भी था। पतली सी किरणें जो लपलपाती हुई कैंटर ट्रक के विशाल होर्डिंग से टकराई। कैंटर और एक एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत चली गई। उफ, यह कैंटर ट्रक से जिंदा होकर बाहर निकला है। घर्र बला की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए नागराज कंटेनर की ट्रक के चपेट में आने से बच गया। धड़ाक। अब नागराज को सारा मास्टर समझते देने लगी। ओनिडा, ये ना कोई परी कथा है ना ही कोई सपना, ये तो जादू का कमाल है। कोई अपने जादू से भी जान लेने पर उतारू है। किसी की तलाश में घूमी नागराज की निगाहें तो होटल ओबराय के टॉप पर खड़ा मरियल सा व्यक्ति यह सब जादू कर रहा है, लेकिन वह है कौन? नागानाथ, मुझे उसका पता ला कर दो। नागराज ने नागानाथ दुश्मन को अपनी उसकी तरफ भेज दिया। दुश्मन ट्रक की चपेट में आने से तू बच गया नागराज, और ट्रक की दीवार में टकराकर नष्ट हो गया। कोई बात नहीं, अब मैं अपने जादू से तेरे लिए एक ऐसी मौत जगाने की सोच रहा हूँ जो तुझे मार कर ही मारेगी, और उससे तू लाख कोशिशों के बावजूद ही नहीं बच सकता। उसकी रंग बिरंगी आंखों से लपाई किरणें और हाथ में थमे उस विचित्र प्रिज्म से होकर गुजरी, और ओनिडा जो टकराई ओनिडा नरक के शैतान से। इन्वेस में गो टू हेल। तो ओनिडा, हा हा हा। ये उस टाइम पे ओनिडा एक टेलीविज़न आया करता था जो अब बंद हो चुका है, लेकिन उस टाइम का ये बहुत ही हमारे लिए तो दिल खुश कर देने वाली चीज़ थी। हम जब बच्चे थे। हा हा हा। आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। उफ, एक और नई मुसीबत नहीं रे नागराज, मौत बोल तू मुझे। उफ, तड़ाक, अपनी मौत बोल। हाँ, तड़ाक। उफ, इस शैतान को रोकना होगा। अपने सर्प सैनिकों की मदद से विद्युत से लहराकर शैतान से जा लिपटे सैकड़ों सर्प सैनिक, और दूसरे ही क्षण शैतान को ने एक को भी अपने सही पर नहीं रह दिया। नरक के शैतान के तेरे नाग नहीं रोक पाएंगे नागराज। हा हा हा। ताड़, और ना ही तुझे मरने से बचा पाएंगे। इस बार नागराज ने नागरस्सी लहराकर घातक फिशफुंकार उगल दी। इससे तेरी हड्डियां तक गल जाएंगी दुष्ट। ही, बच्चों की तरह फूके को मार रहा है नागराज। मैं तेरी फूकों से उड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए बचकानी हरकतें छोड़। ओहो, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, और मर्दों की तरह लड़। आहा, इस नरक के शैतान को ख़त्म करने का तो अब एक ही तरीका है, वो है अपने घातक विष को इसकी नसों में बचाना। और जब मेरा ये विष सैकड़ों को मोम की भांति पिघलाता आया है। शैतान के मांस में अपने दांत गड़ा दिए नागराज ने, लेकिन इस बार वह नहीं हुआ जो हर बार होता है। फिर बच्चों वाली हरकत, तुम बाज नहीं आओगे नागराज। थम। उफ, मेरे भयंकर विष से भी इस पर असर कुछ नहीं हुआ। अब क्या करूँ? ऐसे कैसे ख़त्म करूँ? इस शैतान से कैसे बचाऊँ अपनी जान? एक पल में ही नागराज ने अपना ध्यान तभी नागराज के मस्तिष्क से नागानाथ ने संदेशवार टंगे टकराई। तुम्हारा सोचना सही है, तुम पर किरणों का हमला करने वाला बहुमंजिला इमारत पर खड़ा व्यक्ति से ही किया है। बताओ मेरे लिए क्या आदेश है? तुरंत इस शैतान को किसी और जादू के द्वारा जिंदा किया गया, और इसको अगर मारा जा सकता है सिर्फ जादू के द्वारा। अगर मैं जादू किरण द्वारा ओनिडा के होर्डिंग बनी नरक की आग को भी जिंदा कर सकूं, तो वह नरक की आग इस नरक के शैतान को ख़त्म कर सकती है तुरंत ही। नागानाथ, इस समय तुम जिस आदमी के पास हो
उसे उससे लिपट जाओ और उसे अपने किरणें छोड़ने के लिए मजबूर करो। वो सीधी नरक की आग वाले बोर्ड पर आ गिरे। कर सकोगे ये काम? क्यों नहीं? और अचानक वो सामने शख्स बुरी तरह हड़बड़ा गया और अचानक की किरण आंखों से किरण निकली और प्रिज्म के अंदर होता हुआ नीचे ओनिडा के होर्डिंग बोर्ड की तरफ बढ़ चला। और साथ ही नागानाथ ने भी एक तेज झटका दिया और प्रिज्म उन रहस्यमय हाथों से छूट गया और नागानाथ का प्रयास सफल हो चुका था। गिरते हुए प्रिज्म से होकर गुजरी किरणों ने होर्डिंग ने नरकाग्नि को असली बनाकर धहका दिया। नागानाथ ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। अब मुझे अपने काम को अंजाम देना है। इस शैतान को धधकती हुई नरकाग्नि में फेंकना है। बस भक्क। दूसरे ही पल शैतान दर्दनाक चीखों से वातावरण गूंजता या। इधर प्रिज्म नीचे गिरकर एक तेज झड़वास से उठा छनाक और उधर और नीडा वो सब कुछ गायब, सब कुछ पहले जैसा सामान्य। नागराज की तरह ही जादू करने वाला भी ये बात समझ चुका था। प्रिज्म के टूटने के साथ ही मेरा जादू समाप्त हो गया। नागराज को ख़त्म करने का मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे यहाँ से भागना होगा। अब मेरा भी यहाँ ठहरना बेकार होगा। तुरंत ही अब मुझे नागराज के लिए दूसरे व्यू की रचना करनी होगी। मुझे उसे ख़त्म करना ही होगा, वरना यह जादूगर शाकुरा के लिए शर्म से डूब कर मरने वाली बात होगी। जी हाँ, जादूगर शाकुरा ही था वह, उस मरियल व्यक्ति के रूप में। इधर नागराज ने नागानाथ को गले से लगा लिया। धन्यवाद नागानाथ, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है नागराज। फिर नागानाथ वापस नागराज के शरीर में समा गया। नागराज सोच में डूब गया। कौन था वह जादूगर जो अपनी जादूगरी से जाल में फंसाकर मुझे मारना चाहता था, और इसका मकसद क्या था? बहुत सोचने के बाद भी नागराज को कुछ समझ न आया, तो उसका अपने ध्यान दूसरी समस्या की तरफ लाया। मुझे यहाँ किसी पुरातत्ववेत्ता से मिलना होगा ताकि मैं सपने में दिखाई देने वाले उन मंदिरों के बारे में कुछ जान सकूँ जो मुझे काफ़ी परेशान किए हुए हैं। कुछ देर बाद नागराज एक टेलीफोन बूथ में मौजूद था। इतने बड़े शहर में अपने मतलब के आदमी को ढूंढने के लिए औरों की तरह मुझे भी टेलीफोन डायरेक्टरी के येलो पेजों को देखना होगा जल्दी। मिस मानवी 13 कैलोवा रोड, बम्बई 500058। उस टाइम पे मुंबई का नाम बम्बई था। शायद मिस मानवी मेरी समस्या का हल कर सकती है। एक टैक्सी में बैठकर पुरातत्ववेत्ता मानवी के घर चल पड़ा। राज कॉमिक्स। इसी दौरान एक और अनजान रहस्यमय स्थान पर। बड़े शर्म की बात है, आपका बहुत सोचा समझा प्लान धाराशायी होकर रह गया। आपकी जादूगरी लाख कोशिशों के बाद भी आप नागराज को ख़त्म करने में सफल नहीं हुए। श्रीमान जादूगर शाकुरा, मैं मानता हूँ कि मेरा पहला प्रयास सफल हो गया श्रीमान नागपाशा, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं हार गया हूँ। आपने मुझे जो समय दिया था, मैं अभी उसे एक दिन बाकी है और इतने समय मेरे लिए बहुत है नागराज जैसे कीड़े को ख़त्म करने के लिए। यह नागपाशा, ये जब भी आता है हमेशा सीरीज़ लेके ही आता है लंबी लंबी। तो अपना दिव्य शक्तियों से भरा खजाना तैयार रखना। नागराज मेरे हाथ से मरेगा, हरा नहीं मरेगा। शाकुरा के चक्रों से बच नहीं पाएगा। नागपाशा कुछ बोलता। नागपाशा से हम ड्रैकुला सीरीज़ में ही मिल चुके हैं और आतंकवाद सीरीज़ में भी। नहीं पढ़ी हैं तो नागराज की प्लेलिस्ट में आगे पढ़ सकते हैं। उससे पहले ही वह आवाज़ गूंजी, महामहिम नागपाशा, आपके बुलाए पर मिस किलर पधार चुकी हैं। ओहो, जुर्म की दुनिया की एकमात्र महारानी मिस किलर, उन्हें आदर सहित अंदर भेजो। मिस किलर, देरी से पहुंचने के लिए समझ आती हूँ श्रीमान नागपाशा, लेकिन क्या करूँ, जिस समय आपका मैसेज पहुंचा उस समय अपने हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं थी। कोई बात नहीं मिस किलर, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। मिस किलर के बैठ जाने के बाद, वैसे तो मैंने यहाँ मौजूद हर मेहमान को अपना उद्देश्य बता दिया है, लेकिन चूंकि आप अभी भी आई हैं मिस किलर, इसलिए मैं आपको उनसे अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है विश्व आतंकवाद का खात्मा करने की सौगंध खाने वाले नागराज का खात्मा। इसलिए मैंने आप सबको इकट्ठा किया है, क्योंकि आप सभी को नागराज ने किसी न किसी मुकाम पर गहरी शिकस्त दी है। मैं चाहता हूँ कि नागराज आप में से ही किसी के हाथों ख़त्म हो। इस तरह नागराज को ख़त्म करने वालों को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वाही मिलेगी। साथ ही साथ मेरी तरफ से इनाम स्वरूप बेशुमार दौलत और सैकड़ों दिव्य शक्तियों भरा एक विशाल खजाना। नागपाशा के चुप होते ही शंकित हो गई मिस किलर बोल उठी, नागराज के हत्यारे को खजाना देने की आपकी बात साबित करती है नागपाशा की आप नागराज को सिर्फ आतंकवाद के दुश्मन को ख़त्म करने के लिए नहीं, किसी और उद्देश्य से मानना चाहते हैं। आप गलत समझ रही हैं मिस किलर, ज़रा सोचिए, विश्व के हर अपराधी के दुश्मन का हत्यारा होगा जो, क्या उसको कोई शानदार इनाम नहीं मिलना चाहिए क्या? छोड़िए इस बात को, आइए मैं आपको अपने मेहमानों से परिचित करा दूँ। बेहद खूबसूरती से बात टालकर नागपाशा मिस किलर बाकी मेहमानों का परिचय कराने में जुट गया। मैं नगीना नागतंत्रिका। कुछ भी हो, नगीना और विसर्पी सबसे हॉट करेक्टर हैं।
नागराज की कॉमिक्स में। मैं प्रोफेसर नागमणि, नागराज और नागदंत जैसे विलक्षण मानवों का जन्मदाता। नागदंत नागराज जैसा मगर नागराज का पक्का दुश्मन। जादूगर शाकुरा, दुनिया मुझे बोना शैतान के नाम से भी जानती है। चू चू, एक बार फिर एक और वर्ड, चौचू चंचू चू चू। विशाल, मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य चीफ, मगर असल में आप में से ये एक। मुझे जुगेतो कहते हैं। पूरे अमेरिका में मेरे हुक्म को राष्ट्रपति के हुक्म से बढ़कर माना जाता है। फेसलेस, उस बहरूपी दुनिया में कब कौन सा रूप धर लूँ मैं खुद नहीं जानता। लेकिन असल में ये नागराज का दुश्मन नहीं है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ क्यों है ये आगे पता चलेगा। और मैं नागपाशा, आपका मेजबान। फ़िलहाल मेरा इतना ही परिचय काफ़ी है। अजीब हस्ती है नागपाशा, अपने बारे में सब कुछ छिपा गया। अभी परिचय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था कि जादूगर शाकुरा बोल उठा, आप यहाँ सब परिचय में व्यस्त रहिए, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है, मुझे नागराज को ख़त्म करना है। आँखों में बदले का ज्वालामुखी लिए जादूगर शाकुरा किले से बाहर निकला। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन मैं जादू के बल पर नागराज को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। इधर नागराज मशहूर पुरातत्ववेत्ता मानवीय घर पहुंच चुका था, जो उसे दरवाजे पर देखकर ऐसे चौंकी मानो वह नागराज नहीं ताजमहल हो। नागराज, विश्व अपराध का दुश्मन नागराज, सुपर हीरो नागराज, मेरे दरवाजे पर। उफ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे मिस मानवी? हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ अंदर आओ। कुछ देर बाद अपनी पूरी तरह घुल मिल चुकी मानवी को नागराज सारी बात बता चुका था। वो तो यह है तुम्हारी समस्या, तुम एक सपने को लेकर इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? ये एक आम सपना भी तो हो सकता है जो नींद में आमतौर पर हर आदमी को दिखाई देता है। नहीं मानवी, मुझे यह आम सपना नहीं लगता, क्योंकि मुझे हमेशा ये आभास होता है कि सपने में दिखाई देने वाले दृश्यों का मुझसे नज़दीकी संबंध है। अगर आपको ऐसा लगता है नागराज, तो शायद तुम्हारा सोचना ही सही होगा, लेकिन जब तक मेरे पास तुम्हारे सपने में दिखाई देने वाले मंदिर का कोई क्लू नहीं होगा, तब तक मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। क्लू तो मैं तुम्हें आसानी से दे सकता हूँ मानवी, क्योंकि वह मंदिर मेरे दिलो दिमाग के कागज़ों पर प्रिंट होकर रह गया है। नागराज ने अपने सपने में दिखाई देने वाले मंदिर का स्केच बनाकर मानवी को सौंप दिया। इससे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं इस स्केच के बल पर तुम्हारे सपनों के मंदिर को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं उठा रखूँगी। जल्दी तुम्हारे बाद दिए गए मंदिरों का रफ स्केच का अध्ययन करके मैं नतीजे पहुंची हूँ कि तुम्हारे सपने में आने वाले मंदिर की रूपरेखा भारत में स्थित 2 मंदिरों से मिलती है, जिसमें पहला है एलिफेंटो द्वीप का मुख्य गुफा मंदिर और दूसरा है राजस्थान के कटक क्षेत्र में रेगिस्तान में बना भैरव मंदिर। और यानी अपने सपने मंदिर को ढूंढने के लिए लगभग पूरे भारत का भ्रमण करना होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं शुरुआत एलिफेंटा से ही करता हूँ, क्योंकि वहीं यहाँ से सबसे पास है। फिर नागराज वहाँ नहीं रुका और जल्दी नागराज गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक जाने वाली लॉन्च पर सवार था। एलिफेंटा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और यह लॉन्च मुझे जल्दी वहाँ पहुँचा देगी। लगभग आधे घंटे बाद एलिफेंटा द्वीप के गुफा मंदिर, हजारों मंदिरों शिल्पियों ने विश्वास और श्रद्धा तथा हाथों से कौशल लगाकर बड़े ही धीरज और मेहनत के साथ कोंकण के मौर्य के शासनकाल में बनाए, जो लगभग 1300 वर्ष पुरानी बात है। नागराज एलिफेंटा के और पहले ये द्वीप धारापुरी और भीगा श्रीपुरी के नाम से जाना जाता था, और तब पुर्तगाली पहले यहाँ आए हुए पहुँचे थे, तो मुझे यहाँ मौजूद पाषाण के एक बड़े हाथी को देखकर इसका नाम एलिफेंटा रखा गया। नागराज एलिफेंटा के मुख्य गुफा मंदिर में पहुँचा। एलिफेंटा के 7 गुफा मंदिरों में सबसे प्रमुख और सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुफा है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यही मेरे सपनों का मंदिर हो सकता है। काफ़ी सोच विचार के और आसपास के स्थानों का निरीक्षण करने के बाद नागराज को निराशा ही हुई। यह वह मंदिर नहीं है जो मुझे सपनों में दिखाई देता है। हालांकि इस मंदिर की लोकेशन काफ़ी हद तक उससे मिलती है, पर यहाँ के आसपास और मंदिरों का निरीक्षण करना होगा। नागराज को गाइड को रोककर पूछा, यहाँ आसपास और भी कोई मंदिर है? हाँ, पास ही कुछ दूरी पर एक छोटे से टापू पर एक मंदिर और है, लेकिन उस पर तक पर्यटक जाना पसंद नहीं करते। आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई ख़ास बात नहीं, बस यहीं मुझे उस मंदिर को देखना होगा। कुछ देर के बाद नागराज उस छोटे टापू पर स्थित सुनसान मंदिर में था। यह भी मेरे सपनों का मंदिर नहीं है। अब मुझे कटक के रेगिस्तान स्थित भैरव मंदिर जाना होगा। अरे, आवाज़ कैसी? उस आवाज़ पर अपने पलटे नागराज को आंखों में विश्वास नहीं हुआ।
क्योंकि सामने का दृश्य विश्वास के योग्य था ही नहीं। ओह, समुद्री घोड़ा अपनी पूंछ पर चलकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये क्या जादू है? जादू, हाँ जादू ही है, और ये जादू मेरी जान लेने के लिए ही किया गया है। नागराज का सोचना कितना सही था, ये उसे दूसरी क्षण पता लग गया। कड़ाक! समुद्री घोड़े का अगला वार भी घातक निकला। तड़! आहा, अब तो इसके हमले का जवाब देना ही होगा। समुद्री घोड़े के अगले वार ने नागराज को दूर उछाल फेंका। धड़ाक! मुझे अपने बचाव के लिए किसी हथियार की जरूरत है, और उसके लिए ये हथियार एकदम उपयुक्त रहेगा। नागराज ने उछाल फेंका वह मोटा पत्थर, जिसे समुद्री घोड़े ने किसी कुशल खिलाड़ी की बात अपने मुंह में लपका और कड़च! ओहो, मोटे पत्थर को हाजमोला की तरह चबा गया कमबख्त। अब मुझे इस्तेमाल करनी होगी नाग रस्सी, जो इस खंबे के साथ मजबूती से बांध देगी। तेजी से नाग रस्सी समुद्री घोड़े को बांध दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल नागराज ने विश्वफुंकार छोड़ी। लेकिन उससे पहले समुद्री घोड़ा फुंकार के रास्ते से हट चुका था। यह न केवल विश्वफुंकार से बचा, बल्कि उसने नागराज को दिन में तारे भी दिखा दिए। कुछ पलों के लिए नागराज अपने होशोबास खो बैठा। साथ ही यह भूल गया कि इस समय वह उस भयानक समुद्री घोड़े का शिकार है जो उसकी तरफ बढ़ा आ रहा है। सांय! लेकिन अगली पल एक तेजी से वार में अपने होशोखवास खो बैठा। तड़ाक! और नागराज अपनी मददगार के रूप में नजर आई, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली हस्ती। उफ, इतनी अनोखी वेशभूषा होना हो, ये वही जादूगरनी है जो मुझे अपने जादू से मारना चाहती थी। मुझे सावधान रहना होगा। नागराज के मस्तिष्क में घुमड़ रहे सवालों को उस हस्ती ने मानो चेहरे से पढ़ लिया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा यह सोचना गलत है। मैं वास्तव में तुम्हारी मददगार हूँ। कौन हो तुम, और यहाँ अचानक कैसे आई? मेरा नाम कपाल कुंडला है। मैं इसी मंदिर के नीचे तहखाने में तंत्र साधना करती हूँ। जी हाँ, कपाल कुंडला, जो मेड्यूसा कॉमिक्स में हम से उसका मिलन करा चुके हैं। अगर वो कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो चैनल में मल्टी स्टार कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए। मेरे पुरखे इस मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने ही मैंने तांत्रिक विद्या सीखी थी, और अब यहीं पर रुककर मैं नई नई तांत्रिक विद्याओं की साधना करती हूँ। आज भी मैं अपने तंत्र कार्य में व्यस्त थी, तभी मैंने ऊपर उठा पटक की आवाज़ सुनी। सही समय पर तुम्हारी सहायता को आ पहुँची। मैंने तुमको गलत समझा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल मुझ पर कोई जादूगर जादुई शक्तियों से हमला कर रहा है। मैं तुमको वही जादूगर समझने की भूल कर बैठा। ओहो, मैं अपने तंत्र जाल से यह पता करने की कोशिश करती हूँ जादूगर कौन है। ध्यान में लीन कपाल कुंडला की आंखें बंद हुई और तांत्रिक शक्तियाँ फैलने लगी। लगभग तुरंत ही नागराज, वह जादूगर यहीं कहीं आसपास है, मगर अदृश्य रूप में। लेकिन मैं उसको अदृश्य नहीं रहने दूंगी, उसे मेरे सामने आना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि कपाल कुंडला अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर पाती, उससे पहले ही वह सामने आ गया। जादूगर शाकुरा, तुम जिंदा हो? हाँ नागराज, मैं जिंदा हूँ। वैसे तुम मुझे बम धमाकों के बीच मरने के लिए ज़रूर छोड़ गए थे, लेकिन उस समय तुम शायद भूल गए थे कि मैं जादूगर शाकुरा हूँ। शाकुरा ग्रह का प्राणी विक्टारा शाकुरा, और शाकुरा ग्रहवासी अमर होते हैं। ये एक एलियन है। तू समझता है कि ये वे मामूली से बम शाकुरा की जान ले सकते हैं, पर मैं तो हंसता हुआ उनके फटने का मज़ा ले रहा था। पर मुझे तेरी हरकत की सज़ा तो तुझको हर हाल में देनी थी। उस दिन वहाँ से भागते हुए मैंने उठाई वह सौगंध। नागराज, तू ज़्यादा दिन तक मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच सकता। मैं तुझे समाप्त करके ही चैन लूँगा, और आज तुझे समाप्त करने का मुझे बड़ा अच्छा अवसर मिला है नागराज। आज तुझे मानने से कोई नहीं बचा पाएगा, ना तेरी शक्तियाँ और ना ये कपाल कुंडला, जिसकी तंत्र शक्तियाँ मेरे जादू के सामने बच्चों के खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो तेरे साथ ही मरेंगी। समुद्र के पानी से उस उफनते तूफान में जो पत्थरों को गलाता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। शाकुरा के जादू ने नागराज के रोंगटे खड़े कर दिए। उस समुद्र का पानी चारों तरफ से तेजाब के मांदे सब कुछ गलाता हुआ टापू को अपनी चपेट में ले रहा है। कुछ ही देर में यह टापू जलमग्न हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचेगा, ना ही टापू, ये मंदिर, ना हम। मैं इन्हें अपनी तंत्र शक्तियों से रोकती हूँ। कपाल कुंडला के हाथों से छूटी तंत्र शक्तियाँ समुद्र के उठते ज्वार को न रोक पाईं। ओहो, मेरी तंत्र शक्तियाँ बेकार हो गईं। हा हा, अपनी तंत्र शक्तियों से मेरे जादू को रोकने की बजाय अपनी जान बचाने की सोच कपाल कुंडला। मेरे जादू को तोड़ना तेरे बस का नहीं बात नहीं है। हा हा हा, ये ठीक कह रहा है नागराज, भागो। कपाल कुंडला के पीछे नागराज भी दौड़ पड़ा। हाँ 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 हाँ, मौत से ही भागकर कहाँ जाओगे तुम दोनों? उफ, इस समुद्री घोड़े ने तो फिर से हम पर हमला कर दिया। रुको मत नागराज, भागते रहो, मैं इस समुद्री घोड़े का प्रबंध करती हूँ। अब जैसे ही वह समुद्री घोड़ा उस किरणों से दीवार से टकराया, वैसी फचाक
वह किसी खून भरे गुब्बारे की तरह छूटा और अपने जादू को विफल होता देख कर भी ठाका लगाया उस बोने शैतान ने। हाँ हाँ शाकुरा का एक छोटा सा जादू खत्म कर दिया तूने कपाल कुंडला, लेकिन इससे पानी रूपे बड़े जादू को क्या करेगी? चॉइस जो अपने रास्ते की रुकावटें हटाता हुआ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, इस जादू का भी कुछ करो कपाल कुंडला। इसका कुछ नहीं हो सकता नागराज, भागते रहो। कुछ ही देर में नागराज और कपाल कुंडला जादूगर शाकुरा की नज़रों से ओझल हो गए। इस मोड़ को काट कर कहाँ बचेंगे? जादूगर शाकुरा ने उनको जल्दी फिर आ पकड़ा। इधर तो पानी और तेज़ी से आ रहा है, अब तो आ गई मौत, अब पीछे भी अब कैसे बचोगे? हाँ हाँ। दोनों तरफ बहते बहते पानी तेज रेले ने नागराज और कपाल कुंडला को अपनी चपेट में ले लिया और मोम की तरह पिघला डाला। हाँ हाँ देख लो दुनिया वालों, गौर से देख लो, खत्म हुआ तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा रखवाला, विश्व को अपराध से मुक्त करने की कसम खाने वाला नागराज, और इसका साया से जाता है मुझे यानी जादूगर शाकुरा को। हाँ अब मैं चला नागपाशा को नागराज की मौत की खबर देने और उससे दिव्य खजाना हासिल करने। हाँ 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 ठाके लगाता जादूगर शाकुरा जल्दी हेडक्वार्टर में पहुंच गया। लाओ नागपाशा, अपनी जादू शक्तियों से भरा खजाना मेरे हवाले कर दो। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, नागराज ख़त्म हो गया है। नागराज अभी तक जिंदा है जादूगर शाकरा, आप उसे ख़त्म नहीं कर पाए, और यह बात मेरे अलावा यहाँ बैठे सभी व्यक्ति जानते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। तुम सबको कैसे पता चला कि नागराज जिंदा है? इसने इस विशेष जादुई ग्लोब पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हमने देखा है कि आपने कैसे नागराज और तांत्रिक कपाल कुंडला को अपने जादू के बल पर भागने के लिए मजबूर किया, लेकिन भागते भागते जब दोनों मोड़ मोड़ पर मुड़े उन्होंने आपकी आंखों में धूल झोंक दी, क्योंकि उन्होंने कुछ पलों के लिए काफ़ी कुछ घटित हो गया था। नागराज जल्दी से कुएं में छलांग लगा लो, इससे कूदने से क्या होगा? हम तो कुछ पलों में कुआं भी तेरा भी पानी से भर जाएगा। हम ऐसा नहीं होगा नागराज, क्योंकि ये कुआं असल में कुआं नहीं बल्कि एक चट्टानी सुरंग है जो हमको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा, और इस तरह हम बिना किसी समुद्र का पानी छाए सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन शाकुरा हमको गायब देखकर तुरंत समझ आएगा कुएं के रास्ते भागे हैं, फिर वह कोई नई चाल चलेगा। ऐसा नहीं होगा नागराज, क्योंकि हम उस पल शाकुरा की आंखों के सामने रहेंगे और हमारे प्रतिरूप हमारे प्रतिरूप और तंत्र शक्ति से बने। लेकिन तब तक इन्हें देखने में अपना समय मत गवाओ। आओ। दोनों ही तुरंत कुएं में छलांग लगा दी, और आप समझते रहे कि आपने अपने जादू के बल पर नागराज को समाप्त कर दिया है। आपका जादू चूक गया श्रीमान शाकुरा, अब आपको हार मान लेनी चाहिए। ओह मैं इतना बड़ा धोखा खा गया। उफ ज्वालामुखी की तरह गरजा। नहीं नहीं, मेरा जादू नहीं चूका है, मेरा जादू महान है, मैं महान हूँ। नागराज मरेगा, हर हाल में मरेगा। नागराज मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कपाल कुंडला, जो तुमने अभी तंत्र शक्तियों से मुझे जादू और शाकुरा के जादू से बचाया। कोई बात नहीं नागराज, लेकिन मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि तुम उस मंदिर में क्या करने पहुँचे थे। जहाँ में नागराज अपने सपनों के मंदिर का सारा वृत्तांत कपाल कुंडला को सुना दिया। सबको सुनकर ओह तो क्या ये मंदिर तुम्हारे सपनों का मंदिर निकला? नहीं, इसलिए मैं सीधा कटक के रेगिस्तान में जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ स्थित भैरव मंदिर मेरे सपनों वाला मंदिर हो सकता है। आओ जाओ नागराज, लेकिन जादू और शाकुरा सावधान है ना, देर सवेर उसे तुम्हारे जीवित रहने की बात पता चली जाएगी। लेकिन उस दौरान मैं भी चुप नहीं रहूँगी। मैं अपनी तंत्र शक्तियों से शाकुरा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूँगी, और फिर उससे छुटकारा पाने कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकालूंगी। विदा कपाल कुंडला, जीवन रहा तो अवश्य मिलेंगे। नागराज तुरंत कटक के लिए रवाना हो गया। अगले दिन शहर से 20 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में स्थित वह मंदिर जहाँ मुझे सिर्फ रेगिस्तान का जहाज ही लेकर पहुँच सकता है, यानी कि ऊँट। थकान और धूल से भरे लंबे सफ़र के आखिर नागराज को अपनी मंजिल पहुँची, वह सामने भैरव मंदिर। तभी वहाँ अरे ये ऊँट एक रुक कर चीखे को मारने लगा। माजरा क्या है? नागराज ने नीचे झाँक कर देखा तो माजरा उसकी समझ में आया। ओहो, ऊँट के चारों पैर को जकड़े रेत में बने हाथ। उफ जादू, जादूगर शाकुरा का जादू। हा 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 कड़ाक। हैरानी के सागर में गोते लगाता संभला नागराज। तुम मेरे पास हर जगह कैसे पहुंच जाते हो अपने जादू के बल पर? ऐसा मैं पहली बार इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि तब तुम किसी ऐसी जगह पे थे जहां मेरा जादू नहीं चला था। यह नागमणि द्वीप की बात कर रहा है। अब मेरा दावा है कि तू शाकुरा के चक्रव्यूह से नहीं बच सकता, क्योंकि यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तेरा सपना पूरा नहीं होगा बोने शैतान, क्योंकि मैं तेरे चक्रव्यूह के साथ साथ तेरी गर्दन तोड़ डालूंगा। धाड़। अब नागराज जो आगे बढ़ा, भड़ाक।
उफ, रेत के बने अद्भुत शिकंजे नागराज को जकड़ते चले गए। और फिर नागराज फंस गया तू शाकुरा के चक्रव्यूह में। अब तू मरेगा, अब मरेगा, अब तू एक भयानक मौत मरेगा। हाँ हाँ, रेत की बनी ये नुकीली चट्टान तेरे शरीर को रेत में ही दफन करके रख देगी। मैंने पैराशूट इसलिए बांधा है कि धीरे धीरे तुझ पर गिरेगी और मैं तुझे धीरे धीरे मरता देखूँ। हाँ हाँ हाँ। नागराज की मौत उसके नज़दीक आती चली जा रही थी। अब ये नुकीली चट्टान मेरे शरीर में हराल में धंसेगी, क्योंकि मैं अपनी ताकत लगाने के बाद भी अपने बंधनों को नहीं तोड़ पा रहा हूँ और उससे बचने का अन्य कोई साधन नहीं है। साधन है मेरी सर्पसेना, जो इस भुभरी रेत में सुरंग खोदकर मुझे एक चट्टानी रूप मौत से बचा सकती है। दूसरी क्षण नागराज ने अपने शरीर में वास करने वाले एक एक सर्प को निकालकर बाहर किया और नुकीली चट्टान अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती तब तक सर्पसेना अपना काम कर चुकी थी। अरे, चट्टान गिरने से पहले ही नागराज रेत में दफन हो गया। कहाँ? यह रेत मुझे नहीं, तुझे दफन करने के लिए है शाकुरा। नागराज के जुबान ने शाकुरा को गड्ढे में धकेल दिया, धड़ाक, और तुरंत ही मौत के भय से शाकुरा का चेहरा काला पड़ गया। वह नुकीली चट्टान मुझ पर गिरने वाली है, उसे नष्ट करना होगा। अगले ही पल शाकुरा के हाथ में मंत्र दंड आ गया और नुकीली चट्टान रेत के कणों में बदल गई। कड़ाक, और फिर गगराता हुआ शाकुरा के गड्ढे से बाहर आया। अब तुझे मरना ही होगा नागराज, तुझे मारने का काम करेंगी ये नागफनियाँ। जादूगर शाकुरा के बेमिसाल जादू का एक और कमाल थी ये नागफनियाँ, जो तेजी से रबड़ की तरह फैलकर नागराज से आ लिपटी। उफ, पल भर में नागराज का शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन इतने पर ही बस का था। उफ, इन नागफनियों का कसाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। आहा, ये मेरी सांस घोटने देने को उतारू है। इनसे बचने के लिए करूँ तो क्या करूँ? सर्प सैनिक निकालूँ तो वह लंबे लंबे कांटे वाली नागफनियों का भला क्या बिगाड़ लेंगे? हा हा हा, ये तो तेरी शतरिया मौत है, इससे ना तू बच सकता है ना ही तुझे कोई बचा सकता है। नागराज ये बात समझ गया था, अब कुछ नहीं हो सकता, पर अब वह बचने की आस छोड़ चुका था। और उसी पल जो हुआ किस चमत्कार से कम ना था। न जाने कहाँ से वह चक्र नागफनी की जड़ों को काटता चला गया। वह जड़ से जुदा होकर निर्जीव हुई नागफनियों को अपने शरीर से अलग करता हुआ नागराज के लिए मुश्किल काम न था। मेरी मदद करने वाला अनोखा चक्र कहाँ से आ गया? नागराज ही नहीं, शाकुरा भी हैरान था। यह चक्र भेजकर नागराज की मदद किसने की? शाकुरा को नागराज ने कुछ और सोचने का मौका नहीं दिया। तू भी देख, अब नागफनी के लंबे कांटे शरीर में घुसते हैं तो कितना तेज दर्द होता है। आहा, असली मजा तो अब आएगा जब ये कांटे तेरे शरीर से खून की धारा बहा देंगे। शाकुरा, अपने लहूलुहान शरीर को देखकर तो शाकुरा मानो पागल हो गया। नागराज, बहुत खेल हो गया, खेल लिया मैंने तुझसे, अब तेरी खैर नहीं। ओह, ये क्या? शाकुरा के दम से छूटी किरणों ने मुझे जड़ कर दिया है। और फिर शाकुरा ने किया अपने जादू का सशस्त्र वार। ये अग्निव्रत तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डालेंगे। नागराज जड़ खड़े। नागराज को अग्निव्रतों ने घेर लिया, जो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे, और इसी के साथ बुलंद होता गया शाकुरा के हलक से गूंजने वाला ठहाका। हाँ हाँ, तेरी सांसें पूरी हो गई नागराज, तेरा इस दुनिया में रहने का समय ख़त्म हो गया है। हाँ हाँ। जो जो अग्निव्रत छोटे होते चले गए नागराज के पास, त्यों नागराज का जिस्म पसीने से नहाता चला गया। इस जड़ावस्था में मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी हालत में मेरा कोई मददगार मेरे शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरे शरीर के साथ साथ उनके शरीर भी जड़ हो गए हैं। नागराज जैसे शख्स ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया था। एक पल, सिर्फ एक पल बाद ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ एक पल ही तो लगेंगे इस अग्निव्रत को मेरे शरीर तक पहुंचने में। एक पल की दूरी थी पर थी नागराज की मौत, लेकिन यह चमत्कार होना तो वह एक पल के 1000 में हिस्से में भी हो सकता था, और हुआ भी। अग्निव्रत नागराज के शरीर से 1 इंच पहले ही ठहर गया, क्योंकि तब तक नज़र आए उस चमत्कार को करने वाले शाकुरा को छाल दिया। सम्राट खाजूरा, शाकुरा ग्रह के सबसे बलवान जादूगर योद्धाओं के साथ। हाँ शाकुरा, जब से तुम शाकुरा ग्रह से भाग कर आए हो, हमने तभी से तुम्हें बंदी बनाने के लिए तुम्हारी तलाश में थे, परंतु चूंकि ग्रह से भागकर तुम कहाँ गए हो ये जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए हमें तुम्हें तलाश ना कर सके। आज हमें तुम्हारे बारे में पता चला और हम तुम्हें बंदी बनाने का बचे। तुम्हें कैसे पता चला? मुझसे। मैंने अपनी तंत्र शक्तियों की मदद से जब तुम्हारे ग्रह के बारे में जानकर ग्रह सम्राट से मानसिक संपर्क बनाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वह उन्हें तो शाकुरा की बहुत बहुत तलाश थी। तब मैंने सम्राट को तुम्हारी सारी स्थिति से अवगत करा दिया, और फिर सम्राट
अपनी योद्धाओं के साथ लेकर यहाँ पहुँचे और फिर मैंने इन्हें यहाँ पहुँची। तूने मुझे तबाह कर डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे सामने तुम्हारी जादूगरी एकदम तुच्छ है शाकुरा, बंदी बना लो इसे। जादूगर योद्धा तुरंत ही सक्रिय हो उठे। नहीं, पल भर में जादूगर शाकुरा उसकी जादुई कैद में पड़ा तड़प रहा था। फिर सम्राट खाजुरा ने नागराज को शाकुरा की जादू से मुक्ति दिलाई। धन्यवाद सम्राट, हमारे ग्रह के एक वासी के कारण तुम्हें व तुम्हारे ग्रह वासियों को कष्ट सहना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। हम तुमसे क्षमा याचना करते हैं, लेकिन हम तुमसे यह वचन देते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जादूगर शाकुरा को हम ऐसी भयंकर कैद में डालेंगे, फिर वह सारा जीवन आज़ाद नहीं हो पाएगा। और फिर सम्राट खाजुरा बंदी शाकुरा को लेकर वापस अपने ग्रह लौट गए। अच्छा हुआ कि जादूगर शाकुरा नाम का संकट पृथ्वी सदा के लिए टला, लेकिन कयामत में फिर वापस आ गया था। नागराज कपाल कुंडला की तरफ पलटा। एक बार फिर मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहूँगा कपाल कुंडला, क्योंकि तुम ना तो केवल सही समय पर शाकुरा के ग्रह वालों को लेकर पहुंची, बल्कि तुमने अपना तंत्र भेजकर नागफनियों से मेरी जान भी बचाई। किसी और के कार्य को तुम मुझे ही श्रेय दे रहे हो। नागराज, जिस चक्र की बात तुम कर रहे हो उसे मैंने तुम्हारी सहायता के लिए नहीं भेजा। नागराज बुझते चौंका। तो तंत्र चक्र तुम्हारा नहीं था तो किसका था? मैं क्या जानूँ, छोड़ो इस बात को, मैं अभी वापस चलती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तंत्र साधना से उठे हुए काफ़ी समय हो गया है। कपाल कुंडला चली गई, नागराज को सवालों के उलझन में उलझाए हुए। यह तंत्र चक्र भेजकर किसने मदद की थी? कौन है मेरा मददगार? नागराज को भी समझ में कुछ नहीं आया। वह बना भैरव मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर का अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद नागराज को एक बार फिर निराश होना पड़ा। यह वह मंदिर भी नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे एक बार फिर बम्बई जाकर मानवी से इस विषय में बात करनी होगी। और इधर द्रुत गति से घूम रही लकवील की सुई। जादूगर शाकुरा के हार जाने के बाद अब देखें नागराज पर अगला हमला करने वाला भाग्यशाली कौन होता है। सभी की गिद्ध दृष्टि लकवील पर जमी हुई थी, और इस बार लकवील ने जिस भाग्यशाली को चुना था वो थी मिस केलर। मिस केलर, जिसके कंठ से निकलने वाले ठाकों ने किले की दरों दीवारों को हिलाकर रख दिया। हा हा हा, नागराज मेरे हाथों मरेगा। इस बार मैं मेरी शक्ति का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता। हा हा हा। और इधर अपने ऊपर मंडराते इस नए खतरे से बेखबर नागराज एक बार फिर मानवी के पास पहुंचा। मुझे खेद है कि नागराज, मेरे दिए गए क्लू की वजह से तुम्हें निराश होकर लौटना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे आज रात भर का समय दो। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं तुम्हारे सपनों के मंदिर में पहुंचाने में ज़रूर सफल होंगी। ठीक है मानवी, मैं तुमसे कल एक बार फिर तुमसे मिलूँगा। अगर तुम चाहो तो नागराज, कल तुम मेरे मेहमान बनकर रह सकते हो। मेरा छोटा भाई अंतरिक्ष तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। रुक जाओ ना नागराज अंकल। बेटे, पर मैं तुम लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता। मेरे लिए किसी होटल में ठहरना ज़्यादा मुनासिब होगा। फिर वहाँ से रवाना हुआ नागराज, और जब मुंबई के शानदार होटल सन एंड सन सैंड में पहुँचा तब काफ़ी देर हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। लंबे सफ़र और शाकुरा की मुठभेड़ ने बुरी तरह थका दिया है। बिस्तर और पड़ते ही गहरी नींद आ जाएगी। सचमुच कुछ ही पलों में नागराज गहरी नींद के आगोश में पहुँच गया। और तब चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। नहीं, एक झटके से उठा। नागराज पसीने से नहाया हुआ था। वो फिर वही मंदिर, फिर वही आवाज़ें। ऐसे ऊल जुलूं सपने तो मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरा इन सपनों से संबंध है। सैकड़ों सवाल सैकड़ों थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। जवाब की तलाश में नागराज सुबह होते ही मानवी के पास जा पहुंचा। क्या रहा मानवी? मैंने तुम्हारे सपनों का मंदिर ढूंढ लिया है। खुशी के मारे नागराज उछल पड़ा। सच? हाँ नागराज, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। हम कहाँ चल रहे हैं मानवी? खंडाला। तुम्हारे सपनों का मंदिर वहीं मौजूद है, बम्बई से 150 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटक स्थल खंडाला के पहाड़ी क्षेत्र में। यहाँ से 1 किलोमीटर तक पैदल रास्ता है, जिसे तय करने के बाद मंदिर पहुँच जाएंगे। मानवी के साथ आगे बढ़ा नागराज। कुछ कदम चलने के बाद ही रुक गया, क्योंकि इस तरह रुकने का कारण था बम गोला, जिसके बम और गोले के सामने जो भी आया उसके चीथड़े हो गए 1000। एक तरफ हट जा लड़की, वरना नागराज के साथ तू भी मारी जाएगी। बड़ाम। बच नागराज, लेकिन मेरे गोले और बम तुझे नहीं लेने देंगे दम। यह सिर्फ मुझ पर अपने घातक बम और गोलों की बारिश किए जा रहा है, जबकि इसे मानवी की को एक तरफ हटने के लिए बोला। ऐसा क्यों कर हुआ? मानवी ने उसको क्या हमदर्दी है? वह मुझे ही क्यों मारना चाहता है? यह सब बाद में सोचूंगा, पहले इसका कोई इंतजाम करने की सोचूं। वैसे
ऐसे ही सर्प छोड़ना और इसके पास जाना तो बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सर्पों की मदद से कुछ और ही सोचना होगा। यह क्या, नागराज ने जल्दी बहुत कुछ सोच लिया। इसके बम गोलों को एक इसके ही मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है तेज़ रफ्तार से आते अति गोलों को अपनी नागरस्सी में फंसाने की और इसे उस चट्टान की तरफ उछालने की जिसने इसे बम गोला उखाड़ा है। तेज चट्टान से फटे बम ने चट्टान के परखच्चे उड़ा दिए भाड़, और जब बम और बम गोले बरसाने वाले बम गोला स्वयं को चट्टानों के टुकड़ों की बारिश से ना बचा सका। कुछ ही पलों में बम गोला चट्टानों के अंदर उस टुकड़े के नीचे दफन हो गया, जिसके नीचे ना तो वह स्वयं निकल सकता था, ना ही बम गोले उसे निकाल सकते थे। कौन था बम गोला? क्यों सिर्फ मेरी जान के पीछे पड़ा था? इसने मानवी को कुछ क्यों नहीं कहा, जबकि मैं और मानवी एक ही राह के राही हैं। अपने दिमाग में तूफान मचाते हुए सवालों का जवाब बाद में मानवी से पूछूंगा, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे अपने सपनों के मंदिर को देखने की लालसा आंदोलित किए हुए है। नागराज के सपनों का मंदिर, जिसे देखकर नागराज बच्चों की तरह किलकारी मार बैठा। वाह, यही है, एकदम यही है मेरे सपनों का मंदिर। इसी मंदिर से आती आवाज़ मुझे अपने पास बुलाती है। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब सारे रहस्य खुल जाएंगे। आओ मानवी, मंदिर के अंदर चलें। मानवी को लगभग अंदर खींचता हुआ नागराज उसे लेकर मंदिर के अंदर पहुँचा। अचानक खुशी से लगभग नाचता हुआ नागराज बुरी तरह चीखा, अरे यह क्या? इस मंदिर से आ रही नई लकड़ी, पेंट और चूने की महक बता रही है कि इस मंदिर को अभी हाल ही में बनाया गया है, शायद 1-2 दिन पहले। पर उस मंदिर का सपना तो पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। सू यह मेरे सपनों का मंदिर नहीं है। फिर ये क्या है? जाल? यह कोई जाल है? खट। दूसरे ही पल नागराज को उसके सवालों का जवाब मिल गया, क्योंकि तभी ओहो, बिना एक क्षण गवाए नागराज उसी पल उछला, क्योंकि ऐसा करके उसने भी जान बचा ली। धम। उफ, लोहे के इस भारी गोले के नीचे दबकर मेरी हड्डियों का सूरमा बन जाता। यह सिर्फ जाली नहीं, मौत का जाल है जिसमें मुझे फंसाया मानवी ने। उफ, कितनी खतरनाक निकली है खूबसूरत बला। क्रोध से दांत पीसता मानवी की तरफ बढ़ा। तूने मुझसे धोखा किया मानवी, और मैंने ये तुमसे जानबूझकर जानकर ही रहूँगा कि ऐसा क्यों किया। नागराज का अरमान पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पहले ही नया ने कहाँ से उस रोशनी ने मानवी को नहला दिया, और वो मानवी गायब। अब इतने बड़े मंदिर में नागराज अकेला रह गया। अब मेरा इस मंदिर में एक पल भी ठहरना ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी खतरा मेरे ऊपर टूट सकता है। मुझे तुरंत यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। मंदिर के बंद दरवाजे से भागते नागराज के पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई और वह जा गिरा उस विशाल जाले पर। ओहो, इस विशाल जाले पर कौन सा पदार्थ लगा हुआ है जिसने मुझे बुरी तरह जाले से चिपका कर रख छोड़ा है। मैं जितना इसमें खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही चिपकता जा रहा हूँ। कुछ ही पल बाद उफ, मैं इस जाले में चिपक गया हूँ कि अपने आप को तिल भर भी नहीं हिला सकता। लेकिन मुझे इस तरह चिपकाने के पीछे किसका क्या मकसद होता है? जल्दी ही नागराज को नज़र आया वह मकसद। उफ, चारों तरफ से दीवारों से लेज़र गनें निकल कर मुझ पर सेट हैं। इन सब का निशाना मैं ही हूँ। तभी गूंज उठा वह टाका। हाँ नागराज, अपने इष्टदेवों को याद कर ले, क्योंकि तेरा आखिरी समय आ गया। ठीक 2 मिनट बाद तेरा निशाना लेकर सेट की गई लेज़र गनें चलेंगी, और उसकी निकली लेज़र किरणें तुझे राख में बदल देंगी। और हाँ, बच निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंकना, क्योंकि जिस गोंद से तुम चिपके हुए हो उससे तुम तभी छूट सकते हो जब तुम्हारे शरीर से सारी खाल उतार दी जाए। ये हा उफ, सचमुच मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन है कौन मेरी मौत का तमाशा देखने को आतुर, और मुझे इसकी आवाज़ जानी पहचानी क्यों लग रही है? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। उसकी मौत सिर्फ 2 मिनट दूर थी। 2 मिनट में गुजरने में देरी कितनी लगती है? क्रमशः। तो दोस्तों, ये शाकुरा का चक्रव्यूह कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है। और अब नागराज कैसे अपनी जान बचाएगा और कैसे पहुंचेगा सपनों के मंदिर तक, ये देखेंगे हम अगली कॉमिक्स नागराज के अंत में। दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धमाकेदार कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।